पास जमा हो गए। मार्क ने काम बांटा, साउथ कोरिया वाले इटली के दूतावास जाएंगे और नॉर्थ कोरिया वाले मिस्र के दूतावास जाएंगे। काम तो बन गया था, लेकिन सबको पता था कि दोनों के प्लान फेल भी हो सकते हैं और अगर कोई एक कामयाब हो भी गया तो वो दूसरों को साथ ले जा पाएगा या नहीं, ये पूरी तरह से दूतावास वालों पर निर्भर करेगा। नॉर्थ कोरिया और इटली के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं थे और साउथ कोरिया और मिस्र के बीच भी कोई संबंध नहीं थे। अब तो सब किस्मत के भरोसे था। अगले दिन सुबह होते ही सब लोग निकल पड़े। मार्क और डेविड इटली के दूतावास की तरफ गए और राजदूत स्मिथ और जॉन मिस्र के दूतावास की तरफ निकल गए। दूतावास से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर नर्क आ गया हो। युद्ध आम लोगों के लिए सिर्फ दर्द और तबाही ही लेकर आता है। वो लोग अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि उन्हें सड़क पर विद्रोहियों के निशान दिखे। डर के मारे उन्होंने जल्दी से गाड़ी पीछे कर ली, लेकिन जैसे ही गाड़ी पीछे की, बहुत सारे शरणार्थी मदद के लिए उनकी गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। वो लोग जल्दी से गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। विद्रोहियों की गोलियों के बीच से होते हुए वो दूतावास की तरफ भागे। गनीमत थी कि इटली का दूतावास अभी तक सुरक्षित था। वहां इटली की सेना पहरा दे रही थी। मार्क ने जल्दी ही अपने देश से संपर्क कर लिया, लेकिन हकीकत ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो? तुम लोग न्यूज नहीं देखते क्या? क्या हम लोग मर चुके हैं? डेविड ये बातचीत सुनकर समझ गया कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। तभी इटली के राजदूत ने उन दोनों से बात की और बताया कि रेड क्रॉस का एक रेस्क्यू प्लेन आ रहा है। उसने पूछा कि उनके पास कितने लोग हैं। मार्क ने बताया कि उनके साथ कुछ लोग हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। राजदूत तुरंत समझ गया कि उन लोगों में नॉर्थ कोरिया वाले भी पक्का होंगे। आखिर बात छुपती कहाँ है? उसने कहा कि वो सिर्फ साउथ कोरिया वालों को ले जा सकता है। नॉर्थ कोरिया से उनके कोई संबंध नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं ले जा सकते। और वैसे भी इटली के खुद के भी कई लोग अभी फंसे हुए थे। मार्क ने तुरंत हाँ नहीं कहा, बल्कि वो चुप रहा। ये देखकर डेविड उसे जल्दी से हक कहने के लिए बोलने लगा। डेविड ने जल्दी से मार्क को किनारे खींचा और एक आइडिया दिया। उसने कहा कि हम झूठ बोल देंगे कि नॉर्थ कोरिया वालों ने बगावत कर दी है और अब वे साउथ कोरिया के लोग हैं। मार्क को ये बात सही लगी और उसने राजदूत को ये बता दिया। राजदूत ने भी कोई विरोध नहीं किया और उन दोनों को इंतजार करने को कहा। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया वालों का प्लान भी फेल हो गया। मिस्र का दूतावास सिर्फ संपर्क करने में मदद कर सकता था। रेस्क्यू की कोई गारंटी नहीं थी। राजदूत स्मिथ ने उनसे साउथ कोरिया वालों से संपर्क करने में मदद मांगी। जाहिर है कि उसे डर था कि अगर उसका प्लान कामयाब हो गया तो साउथ कोरिया वाले सोमालिया में अकेले रह जाएंगे। यहाँ साफ दिख रहा था कि दोनों तरफ के लोगों को एक दूसरे की फिक्र थी। असली मौत को सामने देखकर दोनों ने अपनी नफरत भुला दी थी और बस एक दूसरे को बचाने का रास्ता खोज रहे थे। थोड़ी देर बाद मार्क को खबर मिली कि परमिशन मिल गई है और वो लोगों को प्लेन में ले जा सकते हैं। दोनों ने तुरंत उनसे एक गाड़ी मांगी। उनके पास सिर्फ 2 गाड़ियां थी, जिनमें सब लोग नहीं आ सकते थे। दोनों गाड़ी लेकर वापस साउथ कोरिया के दूतावास पहुंचे, लेकिन दरवाजा एक नॉर्थ कोरिया वाले ने खोला। मार्क ये देखकर चौंक गया। अच्छी बात यह रही कि थोड़ी देर में मार्क की पत्नी बाहर आ गई और वो नॉर्थ कोरिया वाला आदमी भी वहां महिलाओं और बच्चों की हिफाजत कर रहा था। ये सब देखकर मार्क की जान में जान आई। अंदर जाकर सबने वहां से निकलने का प्लान बनाया, लेकिन उनके पास 4 गाड़ियां थी और वो एक बड़ा निशाना बन सकते थे। जरा सी भी चूक हुई तो विद्रोही उन्हें मार गिराएंगे। गाड़ी पर लगे गोलियों के निशान देखकर राजदूत स्मिथ को एक तरकीब सूझी। स्मिथ का प्लान था कि गाड़ी के चारों तरफ किताबें और रेत की बोरियां बांधकर उसे बुलेट प्रूफ बनाया जाए। सब लोग तुरंत काम में लग गए और गाड़ियों को मजबूत बनाने के लिए जो मिला उसका इस्तेमाल किया। उन्हें शाम 4 बजे से पहले इटली के दूतावास पहुंचना था। उसी वक्त नॉर्थ और साउथ दोनों देशों के लोगों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। रेत की बोरियां भरी और किताबें बांधी। नॉर्थ और साउथ कोरिया के बंटवारे के बाद शायद ये दोनों के बीच पहली बार हुआ कोई सच्चा सहयोग था। सबका सिर्फ एक ही मकसद था, जिंदा वापस लौटना। समय बीत रहा था। चारों गाड़ियों को जल्दी से अच्छे से बांधकर तैयार कर लिया गया। जल्दी जल्दी करो, समय खत्म हो रहा है, हमें समय रहते वहां पहुंचना होगा। जल्दी से गाड़ी में बैठो। सब लोग जल्दी से गाड़ी में बैठो, सोना मत। इतना कहते ही सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए और इटली के दूतावास की तरफ निकल पड़े। ये प्रार्थना का समय था। विद्रोही और सरकारी सेना दोनों ही इस वक्त युद्ध रोक देते थे। वे लोग आराम से उस रास्ते से निकल गए, लेकिन आगे बढ़ने पर उन्हें सामने सरकारी सेना खड़ी दिखी। उनकी गाड़ियों को देखकर आगे खड़े अफसर ने उनकी पहचान जानने के लिए आगे कदम बढ़ाया। छत पर मशीन गन भी तनी हुई थी। मार्क ने देखा कि ये सरकारी सेना के लोग हैं तो उसने राहत की सांस ली। उसने तुरंत एक सफेद झंडा निकाल लिया। पीछे वाली गाड़ी से एक आदमी ने भी सफेद झंडा फहरा दिया, ये बताने के लिए कि वो सिर्फ वहां से गुजर रहे हैं। लेकिन सरकारी सेना की गोलीबारी के सामने उन्हें पीछे हटना ही पड़ा। गनीमत थी कि गाड़ी की सुरक्षा काफी मजबूत थी, जिससे वो लोग बचकर निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन सरकारी सेना ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उनका सामना विद्रोहियों से भी हो गया। दोनों तरफ से उन पर अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। मौत के मुंह से बचते हुए वे आखिरकार इटली के दूतावास पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने दूतावास के अंदर कदम रखा, विद्रोही पीछे हट गए क्योंकि वो इटली की जमीन थी। लेकिन जब सबको लगा कि अब वे सुरक्षित है, तभी उन्होंने देखा कि एक गाड़ी अभी तक नहीं आई है। वो जॉन की गाड़ी थी, जिसका सरकारी सेना अभी भी पागलों की तरह पीछा कर रही थी। अच्छी बात यह रही कि अंत में वो लोग भी बचकर अंदर आ गए। जब सबको लगा कि अब सब सुरक्षित निकल जाएंगे, तभी एक हॉर्न बजा। सबने देखा कि जॉन की मौत हो चुकी थी। डेविड बिल्कुल भी खुश नहीं था। भले ही उन दोनों में अनबन थी, लेकिन इस पल उसे मरता हुआ देखकर उसके मन में एक अजीब सा दर्द उठने लगा, जिसे वो शब्दों में नहीं बता सकता था। वहां मौजूद सभी लोग भी ऐसा ही महसूस कर रहे थे। अब कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने जॉन के लिए एक कब्र बनाई और उसे हमेशा के लिए इसी जमीन पर सुला दिया। इसके बाद सब लोग वापस लौटने के सफर पर निकल पड़े। तभी एक नॉर्थ कोरिया का आदमी अचानक डेविड के पास आया और उसे धन्यवाद कहा। उनकी बातचीत से साउथ कोरिया वालों को भी एक ऐसी बात पता चली जिसने सबके दिल चीर दिए। रिपोर्ट पढ़ने के बाद, हमें सबसे पहले बच्चों को बाहर निकालना है। बच्चों को बाहर निकालो। जब राजनयिक बाहर आएंगे तो हमें सबसे पहले उन बच्चों को बाहर निकालना होगा। अगर यहाँ के लोग वापस घर नहीं जा पाए तो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। उस आदमी की बात सुनकर साउथ कोरिया के सब लोग शांत हो गए। उन्हें जॉन की याद आई। उसके भी जरूर बच्चे रहे होंगे जो अब अनाथ हो गए हैं। भारी मन के साथ उनका प्लेन केन्या के ट्रांजिट स्टेशन पर पहुंचा। प्लेन से उतरने से पहले मार्क ने सबको हिदायत दी
कि कोई भी एक दूसरे को धन्यवाद नहीं कहेगा और नहीं एक दूसरे से मिलेगा। प्लेन से उतरते ही वो सब अजनबी होंगे बल्कि दुश्मन होंगे। मार्क ने ऐसा इसलिए किया ताकि नॉर्थ कोरिया वालों को बचाया जा सके। उनके प्लेन में चढ़ने का सिर्फ यही बहाना था कि उन्होंने बगावत कर दी थी। उतरने से पहले वे सब सिर्फ एक दूसरे से हाथ मिलाकर बिना कुछ कहे अपना शुक्रिया अदा कर सके। प्लेन से उतरते ही वे एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। नॉर्थ कोरिया वालों को बचाने के लिए मार्क और उसके साथी पहले प्लेन से उतरे और अनजान बनकर अधिकारियों के सवालों से बचते रहे ताकि वे अपने पुराने दुश्मनों की मदद कर सके। साउथ कोरिया वाले एक एक करके बस में चढ़ गए और नॉर्थ कोरिया वाले भी उनके पीछे आ गए। अंत तक वे एक दूसरे को देख भी नहीं पाए। पीछे मुड़कर देखना भी बहुत बड़ी बात थी। दोनों बस एक दूसरे को अपनी पीठ दिखा सकते थे और उस मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद को हमेशा के लिए याद रख सकते थे। जैसे ही सब अपनी गाड़ियों में बैठे, दो देशों के बीच का ये सहयोग आखिरकार खत्म हो गया। वे सब अपनी इस याद को सिर्फ अपने दिल में ही छिपाकर रख सकते थे। इसके बारे में बात करना भी मुमकिन नहीं था। उनकी खामोशी देशों के बंटवारे की लाचारी को बिना कुछ कहे ही बयां कर रही थी। तो आज की कहानी यही खत्म होती है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। फॉलो कर लो वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।